Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will start with a new chapter, that is chapter number 9, and the name of the chapter is Force and Laws of Motion. So students, in this chapter we will be studying about the various laws of motion which were given by Newton. There were three laws of motion which were given by Newton. First is the first law of motion, that is the inertia. Second is the second law of motion, and third is the third law of motion. All these laws of motion were given by Newton. We will discuss them one by one. Okay, so the first topic in this chapter is force. What is force? Force is a push or pull which either changes or tends to change the state of rest or uniform motion of an object. Force होता क्या है? फोर्स को अगर हम देखें कि फोर्स को हम क्या बोलते हैं कि पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं यानी कि धकेलते हैं या पुल करते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो दोनों ही केसेस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। तो इस पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो इस फोर्स की वजह से जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से या तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी या उसकी स्टेट चेंज होगी। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक बॉल है, ठीक है, वो अभी क्या है? रेस्ट में है, ठीक है, कहीं मूव नहीं कर रही है। आपने इसको थोड़ा सा पुश किया या थोड़ा सा पुल किया तो क्या हो जाएगी? इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो रेस्ट से किस में आ जाएगी? अब आ जाएगी मोशन में, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हुई फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड जो चीज उसकी चेंज हो रही है, उसकी चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, कि पहले वो रेस्ट में था, अब रेस्ट से किसी और जगह पर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो क्या होगा कि फोर्स इज अ पुश और पुल, यानी कि फोर्स क्या है? पुश और पुल विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो, यानी कि उसकी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में लेकर आएगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और अगर आपने उसको रोक लिया तो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। दोनों ही केसेस में उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे, फोर्स इज अ पुश और पुल विच ईदर changes or tends to change the state of rest or motion of an body. अब फोर्स के रिगार्डिंग हम लोग 3 पॉइंट्स जो हैं उनको मेनली कंसीडर करते हैं। सबसे पहले द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि मान लीजिए बॉल है, बॉल के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहले तो वो वाली बात है कि द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, कहां पर फोर्स काम कर रहा है। दूसरा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स आप लगा रहे हो, 1 न्यूटन लगा रहे हो, 2 न्यूटन लगा रहे हो, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स आप लगा रहे हो। तीसरा डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि एक तो पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी एक देखने वाली बात होती है, ठीक है। और देयरफॉर फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुई? हमने देखा था पहले चैप्टर में कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखी जाती है। तो यहाँ पर फोर्स के अंदर फोर्स भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड को भी स्टडी किया, मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं हम लोग कि कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स वहां पर लग रहा है। दूसरा हम वहां पर डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां पर इन दोनों क्वांटिटीज को कंसीडर किया जाता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इस तरह से ये क्या हुई? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक तरह से नोट्स ही हैं इस चैप्टर के, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोशन, या न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उसको हम लोग स्टडी करें। तो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ही इन तीनों लॉज को डिस्कवर किया था। न्यूटन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी मोशन की फील्ड पर बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट जो है लॉज ऑफ मोशन को अल्टीमेटली डिस्कवर करने का न्यूटन को ही जाता है, राइट। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन जो है ही स्टडीड द फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज, क्योंकि उसने फोर्स और मोशन को स्टडी किया और उनको स्टडी करने के बाद 3 फंडामेंटल लॉज दिए मोशन के, जिनको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं।
बट लॉन्ग बिफोर न्यूटन से पहले भी एक साइंटिस्ट थे जिनको, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूटन ही अकेले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने फोर्स और मोशन के ऊपर स्टडी की थी। उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कि मोशन के ऊपर स्टडी किया था। तो उनमें एक मेजर नाम जो है वो है गैलीलियो का। गैलीलियो गैलीली उनका नाम था। गैलीलियो जो था उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए 17th सेंचुरी में, मतलब न्यूटन से तो बहुत 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 पहले। और उन्होंने बाद में ये चीज जो है न्यूटन को जो गैलीलियो ने जो भी फाइंडिंग्स अपनी दी थी, न्यूटन ने उन्हीं का यूज करके तीनों लॉज डिस्कवर किए। तो गैलीलियो की जो फाइंडिंग्स थी वो न्यूटन के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई। तो गैलीलियो ने क्या बोला था? गैलीलियो ने ये बोला कि इफ एनी बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, यानी कि सीधा सीधा ट्रेवल कर रही है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ठीक है, तो जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को आपने एक ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है जो कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, वहां पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर आप बॉल को उस सरफेस पर रखोगे तो जो बॉल है वो हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। किस स्टेज में रहेगी? रेस्ट में, चाहे मिलियंस ऑफ ईयर्स क्यों ना लग जाए। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है और सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस है, तो बॉल जो है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, राइट। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बोली कि अगर कोई बॉल को आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रख रहे हो और बॉल जो है वो मोशन में है, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। ऐसा किसने कहा था? गैलीलियो ने बोला था। क्या बोला था? फिर से हम इसको देखते हैं। When we roll any ball on the floor, then after covering some distance, it stops. This is due to the frictional force between the ball and the floor. लेकिन अगर सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, अगर उसके ऊपर फ्रिक्शन है, यानी कि कहीं आपको उबड़ खाबड़ देखने को मिल रहा है फ्लोर, तो बॉल जो है वो कुछ देर तक चलने के बाद क्या करेगी? स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा उन्होंने कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, then its velocity decreases slowly and gradually after attaining some height it becomes zero. यानी कि जैसे हम लोगों ने किसी पत्थर को उछालकर ऊपर की तरफ फेंका, तो हम पत्थर को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, तो पत्थर क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और वही पॉइंट वो होगा जहां पर कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। यानी कि पत्थर जब अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाती है? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। और वेलोसिटी जीरो होने के बाद वो पत्थर क्या होगा? वापस नीचे की तरफ आएगा। और वो क्यों आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। इसको कि किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो जो है पत्थर के अपवर्ड मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। और हम क्या इस चीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ वी कैन बाय चांस रिमूव द फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम लोग बाय चांस फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर बाय चांस अगर हम ऐसा करते हैं, देन आफ्टर अटेनिंग मोशन द बॉडी विल रिमेन इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है, अगर हम लोगों ने वहां से फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल हटा दिए, तो क्या होगा? अगर कोई बॉडी मोशन में है ना, वो हमेशा मोशन में रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी। तो ये बातें किसने कही थी? गैलीलियो ने कही थी। और गैलीलियो की ही फाइंडिंग्स को बेस बनाकर न्यूटन ने अपने लॉज को डिस्कवर किया था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। जो गैलीलियो ने बात कही थी वही बात उसने बोली थी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा अगर इसके साथ कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाया जाए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अगर इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता उस केस में। यानी कि क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी और मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। यानी कि कभी जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा
तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि किसने दिया था, न्यूटन ने। तो इस प्रॉपर्टी को, इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को, जिससे कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को मेंटेन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यानी कि सभी बॉडीज की अपनी एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को रेस्ट की स्टेट में मेंटेन करे या मोशन की स्टेट में मेंटेन करे, अनलेस कोई इसके ऊपर फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। वी कैन डिवाइड दिस लॉ इनटू टू पार्ट्स। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके इसको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लॉ कहता क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि हर एक बॉडी, जैसे मैंने एक बॉल का एग्जांपल लिया था, अगर आपने एक बॉल को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रख दिया है जहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो क्या होगा, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगी अनलेस उसके ऊपर कोई बाहर का फोर्स काम नहीं करेगा। यानी कि जब तक आपने उस बॉल को पुश नहीं किया तब तक वो बॉल जो है वो मूव नहीं करेगी। तो वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि वो रेस्ट में ही हमेशा रहेगी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर आप 5 रुपए का सिक्का लेते हैं, ठीक है, और उसको, आपकी बुक में भी एक्टिविटी गिवन है, 5 रुपए का सिक्का लिया आपने, उसको एक स्टिप से बोर्ड पर रख दिया और नीचे क्या रख दिया, पानी का ग्लास रख दिया। अब आप 5 रुपए के सिक्के को इस तरह से आप फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप करने से क्या होगा, when we set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler and flick it with the finger, then coil falls vertically into the glass. जो कॉइन होगा ना आपका, वो किस में गिर जाएगा, आपका टम्बलर, ग्लास टम्बलर में गिर जाएगा। पर ऐसा होगा क्यों, फिर से बताती हूँ मैं आपको। ये एक ग्लास टम्बलर है, इसके ऊपर आपने एक बोर्ड रखा और इसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखा। आपने क्या किया, इसको फ्लिक किया। फ्लिक करने से क्या होगा, आपका ये जो बोर्ड है ये तो चला जाएगा, लेकिन ये सिक्का जो है वो ग्लास के टम्बलर के अंदर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसने अपनी इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया। यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था, ये रेस्ट में था, तो ये अभी भी अपने आप को रेस्ट में मेंटेन करने के चक्कर में ये क्या कर जाएगा, ये यहीं रहेगा और बोर्ड जो है वो आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, नीचे ग्लास टम्बलर। तो ये पहला एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। दूसरा है कि अगर हम लोग मान लीजिए 1 रुपए के सिक्के का इस तरह से फाइल बना देते हैं, ठीक है, हीप बना देते हैं, फाइल बना देते हैं, और नीचे वाला जो सिक्का है ना उसको हम लोग फ्लिक करते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला सिक्का क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर फोर्स लगाया वो तो चला जाएगा आगे, लेकिन जो ऊपर वाले सिक्के थे उनके ऊपर हम लोगों ने फोर्स नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया, अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया, अपने इनर्शिया को मेंटेन किया, और क्या रह गए, वापस नीचे की तरफ, जैसे ही सिक्का गया ये वापस नीचे की तरफ आ जाए। तो इस तरह से ये भी एक एग्जांपल है किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल। एक पर्सन है, ही स्टैंडिंग इन अ बस। एक पर्सन जो है वो एक बस में खड़ा है, फॉल्स बैकवर्ड्स व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब ये बहुत कॉमन एग्जांपल और बहुत बार पूछा। होता क्या है कि जब हम लोग एक बस में बैठे हैं, बस अभी रुकी हुई है, ठीक है, या बस में हम लोग खड़े हैं और बस अभी रुकी हुई है, फिर जैसे ही सडनली बस स्टार्ट होती है तो हम लोग हमें एक पीछे की तरफ, एक क्या होता है, एक पीछे की तरफ जर्क लगता है। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होगी पीछे की तरफ हम लोग गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी बस में थी, बस भी रेस्ट में थी और हमारी बॉडी भी क्या थी, रेस्ट में थी, लेकिन बस सडनली स्टार्ट हुई। बस तो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, लेकिन आपके पैर जो हैं, जो कि बस के कांटेक्ट में है, वो भी क्या मूव करना स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ। लेकिन आपका जो अपर बॉडी पार्ट है वो क्या था, रेस्ट में था। तो उसने अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में बॉडी, जो अपर बॉडी पार्ट है वो पीछे की तरफ रह गया, और पैर जो है, जो कि बस के कांटेक्ट में है, वो मोशन में आ गए।
तो पैर आगे की तरफ हो जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ आपको धक्का लगेगा। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूव, यानी कि बस जब सडनली स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करती है तो आपकी बॉडी को पीछे की तरफ जर्क लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट। हम लोग क्या करते हैं, कारपेट होता है हम अपने घर में बिछाते हैं, तो उसको उसके ऊपर से हमें डस्ट को हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कारपेट को पकड़ते हैं और उसको एक स्टिक की हेल्प से उसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो जब हम लोग उसको स्टिक्स की हेल्प से बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए ये कारपेट है, ये कारपेट है और इसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, जब आपने किसी स्टिक की हेल्प से इसको बीट करना स्टार्ट किया तो कारपेट क्या होगा, कारपेट जो होगा वो मोशन में आएगा, कारपेट मोशन में आएगा लेकिन डस्ट पार्टिकल्स क्या थे, रेस्ट में थे। तो उन्होंने अपने इनर्शिया को मेंटेन किया। जैसे ही आपने कारपेट को बीट किया तो कारपेट मोशन में आ जाएगा लेकिन उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे, तो डस्ट पार्टिकल्स तो यहाँ रह जाएंगे और कारपेट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, कारपेट ऐसे जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स क्या रह गए, अब हवा में रह गए, तो अब वो क्या करेंगे, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कौन सा है, इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सिमिलरली व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग, जब एक घोड़ा सडनली स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर जो राइडर है उसका, जो घुड़सवार है, वो भी उसको पीछे की तरफ जर्क लगता है। ऐसा क्यों होता है? घोड़ा जब मोशन में आया तो जो घुड़सवार है, जो राइडर है, वो भी, उसकी बॉडी भी मोशन में आएगी लेकिन उसका अपर बॉडी पार्ट क्या था, रेस्ट में था। उसने अपने इनर्शिया के ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया, अपर बॉडी पार्ट उसका पीछे रह जाएगा, आगे जो लोअर बॉडी पार्ट है उसका मोशन में आएगा, इसलिए उसकी बॉडी को है पीछे की तरफ जो है वो फोर्स लगता है। ट्री को जब हम लोग विगरसली शेक करते हैं तो उसमें से फ्रूट नीचे उतर कर क्यों गिरता है, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने ट्री को शेक किया, क्या किया, ट्री को जब हम लोगों ने शेक किया, ये मान लीजिए ट्री है, इसके ऊपर ये फ्रूट्स हैं, जब आपने ट्री को शेक किया तो शेक करने की वजह से क्या होगा, ट्रीज और उसकी जो लीव्स है वो तो मोशन में आ जाएंगी, लेकिन फ्रूट क्या था, उसने अपने आप को रेस्ट में मेंटेन करने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से वो तो रह गया रेस्ट में लेकिन ट्री मोशन में आ गया, उस वजह से फ्रूट्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ आकर गिर जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ एक एग्जाम्पल्स जो कि हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आपका आता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, पॉज करना, नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। हमने पहला पार्ट पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर एक बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो हमेशा मोशन, यानी कि कोई बॉल है, अगर आपने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया और वो पहले से ही मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अगर जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है तो उस केस में, according to this law, if a body is in motion, it will continue to remain in motion with same speed unless no external force acts on it. यानी कि अगर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा ही, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, एन एथलीट runs for a certain speed या distance before taking a long jump। आपने देखा होगा एथलीट्स जो होते हैं वो लॉन्ग जंप वाले जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कुछ एक डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग जंप लेने से पहले कुछ एक डिस्टेंस वो दौड़ कर आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, द इनर्शिया ऑफ मोशन गेन्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ जंपिंग। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी मोशन में तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, तो एथलीट भी इसी लॉ का यूज करते हुए आते हैं कि वो जितना दूर से भागकर आएंगे उतनी ही उनकी जंप जो होगी वो आगे लॉन्ग होगी। वो किस लॉ का यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का, जो कि फर्स्ट लॉ का एक पार्ट है। बिकॉज जो उनका इनर्शिया ऑफ मोशन जो कि उसने गेन किया है दौड़ने की हेल्प से, वो उसमें किस में ऐड हो जाएगा, उसके मस्कुलर एफर्ट में ऐड हो जाता है।
जो कि उसको लॉन्गर जंप लेने में हेल्प करती है। ठीक है। सेकंड आता है कि जब कोई मूविंग बस है, यानी कि बस मूव कर रही है, चल रही है, और ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दी, तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरती है। पहले वाले केस में क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरती थी जब बस सडनली स्टार्ट होती थी। लेकिन अब जो बस है वो मूविंग है, तो मूविंग बस में ड्राइवर जब सडनली ब्रेक लगाएगा तो आपका जो गिरने की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी। क्यों होगी? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बस मूव कर रही थी, आपकी पूरी बॉडी भी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। आपका अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट भी दोनों क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। बट अब ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दी। ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका लोअर बॉडी पार्ट जो कि बस के कांटेक्ट में था वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी पार्ट क्या था? वो मोशन में था। तो इस वजह से उसने अपने मोशन वाले इनर्शिया को मेंटेन किया, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? आगे की तरफ गिर। ठीक है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल हुआ आपका देन अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ अ बस। कोई बंदा या कोई पर्सन जो है वो चलती बस में से उतरने की कोशिश कर रहा है या चलती ट्रेन में से उतरने की कोशिश कर रहा है, वो भी आगे की तरफ गिरता है। वो भी किस वजह से गिरता है? वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गिरता है। अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ अ बस और अ ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ गिरेगा, एज हिज फीट कम्स टू द रेस्ट, क्योंकि उसके जो फीट हैं वो क्या होंगे? वो नीचे जमीन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। जमीन के कांटेक्ट में आते ही जमीन तो रेस्ट में ही है, तो उसका लोअर बॉडी पार्ट तो रेस्ट में आ जाएगा, अपर बॉडी पार्ट किसमें था? मोशन में था। तो जैसे ही लोअर बॉडी पार्ट उसका रेस्ट में आएगा तो वो काफी देर तक जो है वो आगे की तरफ भागता रहता है, और ये जो है वो एक्सीडेंट्स का कारण भी बन सकता है। तो हमें चलती बस या ट्रेन से उतरना, राइट, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर सकते हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल बॉडीज डू नॉट हैव सेम इनर्शिया, सभी बॉडीज का सेम इनर्शिया नहीं होता। ठीक है। तो इसका मतलब इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। एक बॉल है, ठीक है, और एक बड़ा सा पत्थर, तो आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। आप इस बॉल को आप जैसे ही पुश करेंगे तो बॉल मूव करेगी। ठीक है। इसका मतलब इसका इनर्शिया क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि आप बॉल को मूव कर सकते हो, क्योंकि बॉल का मास कम है आपके कंपैरिजन में। क्या इस बड़ी सी रॉक को आप मूव कर सकते हो फोर्स कितना मर्जी लगाने पर? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों है ना इसका इसका इनर्शिया ज्यादा? इसका इनर्शिया इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इनर्शिया जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। इसका जितना ज्यादा मास का उतना ज्यादा इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू किक अ रबर बॉल, अगर आप रबर बॉल को किक करते हैं और एक आयरन बॉल उसके कंपैरिजन में लेते हैं, बड़ी है जो कि साइज में, या आप सेम साइज की भी लें, सेम साइज की आपने एक रबर बॉल ली और सेम साइज का आपने एक आयरन बॉल ली, तो रबर बॉल को आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और वो मूव कर जाएगा, फिर एज आयरन बॉल को अगर आप थोड़ा ज्यादा फोर्स भी लगाएंगे तो भी वो मूव कभी कभार नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है। तो क्योंकि आयरन बॉल का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसलिए जो बॉडीज हैं उसका जो इनर्शिया है वो इस तरह से मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से गैलीलियो की फाइंडिंग्स का यूज करते हुए न्यूटन ने क्या क्या चीजें बनाई। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया। देन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगी अगर उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स, तो हमने दो लॉज को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स को पढ़े। तो ये आपका न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।